कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नील भाई राम राम। प्रीतम भाई आपने भी और कार्यक्रम सुननी है सारे बहन भाइयों ने अपनी राम राम। प्रीतम भाई जी, सब्जियां जो हैं वो सेहत के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। और मौसमी सब्जी, मौसम के अनुसार जो सब्जी है अगर हम न लें तो हमारे शरीर के अंदर जो है कोई ना कोई पोषक तत्व जो है उनकी कमी नहीं आने देते। जी, आप मेरा इशारा समझ रहे हो ना भाई? इशारा तो आपका ऐसा बढ़िया है। गाजर की आप बात कर रहे हो? गाजर की मैं बात कर रहा हूँ। और जी, गाजर की तो नीरी डाल की चीज बने हैं, सब्जी नहीं बस। और ना करिए नहीं, वो तो चलो ये हाँ, बस आप तो मना भी कर रखा है डॉक्टर ने भाई, नहीं उसकी बात नहीं। हाँ। चलो सब्जी की बात कर। हाँ, सब्जी की बात भाई। जो सब्जी है देखो वो भाई अब उगा सकते हैं खेत में। हर कुछ भाइयों ने लगा भी रखी होगी जी। तो सारी बातचीत कर लेते हैं भाई, कैसे कैसे गाजर जो है उत्तर भारत में सर्दी के मौसम में खास मुख्य फसल है, विटामिन ए का स्रोत है, स्वादिष्ट है, जड़ों को सलाद और सब्जी के रूप में खाया जा है जी। और भाई ऊँ जिक्र करूँ, बस आप ज़्यादा गहराई में ना जाइए। हलवा, गाजर पाक, गाजर की बर्फी, बस अच्छा चलो गाजर का जूस, इस डाल की भाई बड़े स्वादिष्ट व्यंजन इससे तैयार करे जा हैं। और भाई किसान भाई जो है बढ़िया तकनीक से अगर इसकी पैदावार ले हैं तो इससे मुनाफा वो ले सके हैं। किस्मों की बात करें तो पूसा केसर, गेती और देशी किस्म है और जड़ों का रंग केसरिया, बीज का भाग काफी लाली वाला, औसत पैदावार 100 क्विंटल प्रति एकड़। और इसके साथ ही एक और किस्म है प्रीतम भाई, हिसार गैरिक, यह भी देसी किस्म है और इसकी भी जड़ जो है वो लंबी है, संतरे रंग की है और लगभग औसत पैदावार का अगर जिक्र करें तो 110 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हमने इसकी जो पैदावार है वो हमने मिल जाए। 90 से किस्म है, यूरोपियन है, जड़े बेलनाकार, मध्यम लंबी, पूंछनुमा, सिरियाली, गहरी संतरे रंग की किस्म है भाई। औसत जो पैदावार 100 क्विंटल प्रति एकड़ बताई गई है। प्रीतम भाई खेत की तैयारी का अगर आप जिक्र करो तो भाई खेत तो देखो समतल करना है, 2-3 गहरी जुताई करनी है, सुहागा लगाना है ताकि ठीक नमी रहे, डेले टूट जाए, गोबर की खाद मिल जाए तो भाई खेत तैयार करते समय अच्छी डालते मिट्टी में मिला लेनी चाहिए। और टाइम जो है वो देसी गाजर की बिजाई का जो है बिचाड़ा सितंबर और यूरोपियन जो किस्में हैं उनकी बिजाई के लिए यानी कि अक्टूबर और नवंबर में जो है आप अक्टूबर और नवंबर में आप इसकी ले सकें बिजाई जो है बीज जो है 4 से 5 किलोग्राम बीज 1 एकड़ खातर बतेरा है भाई। और इसमें जो है बिजाई की विधि का अगर जिक्र करें तो प्रीतम भाई ज़्यादा पैदावार और जो जड़ों की अच्छी गुणवत्ता हमने लेनी है तो बिजाई जो है वो हल्की डोली पे यानी कि मेड के ऊपर जो हमने करनी है। डोलियाँ जो है वो सीधी पादरी होनी चाहिए और एक जैसी जो है ऊंचाई की हो और उनके दोनों कानी जो है थपथपाई जो अगर हम कर दें तो वो ठीक रहेगा। और डोलियों के बीच का जो फासला है वो 30 से 45 सेंटीमीटर का होना चाहिए और पौधे के बीच का जो फासला है वो लगभग 6 से 8 सेंटीमीटर का होना चाहिए। डोलियों की जो चोटी पे 2-3 सेंटीमीटर
गहरी नाली बना के जो है हम बीज को जो है हम बो सकें। और भाई खाद और उर्वरक की बात करें तो 20 टन गोबर की सड़ी खाद 1 एकड़ में जुताई करते वक्त डाल सके हैं। 24 किलोग्राम नाइट्रोजन और 1 बैग यानी कि लगभग 50 किलो यूरिया और 12 किलोग्राम फास्फोरस या फिर आधा बैग सिंगल सुपर फास्फेट भी डाल सके हैं भाई। प्रति एकड़ में दे दें 12 किलोग्राम पोटास और 20 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, इनमें से कोई सा भी मिल जाए वो प्रति एकड़ जरूरी है। पोटास की सारी मात्रा ज़मीन में दवाई में देनी है और गाजर में नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा बिजाई के वक्त देनी है। बाकी भाई जो नाइट्रोजन बच गई वो 3-4 सप्ताह बाद खड़ी फसल में मिट्टी लगा के चढ़ा सके हैं। और सिंचाई का अगर जिक्र करें तो इस टाइम पे देखो प्रीतम भाई पानी बतेरा हो गया है और गाजर में कुल जो है 5-6 सिंचाई की जरूरत पड़े और खेत में जो है बिजाई के टाइम पे नमी कम हो तो पहली सिंचाई जो है बिजाई के तुरंत बाद हमने करनी चाहिए, लेकिन आजकल के दिनों में तो नमी पहले बरकरार है और सिंचाई के टाइम पे पानी जो है वो डोलियों के 3/4 भाग से ऊपर नहीं जाना चाहिए। बाद की सिंचाइयों में जो है मौसम के अनुसार और खेत की जो नमी है उसके अनुसार जो है 15-20 दिन का बिचाड़ा देगा आप जो है वो सिंचाई कर सकें। और भाई खरपतवार खातर 2-3 बार निराई गुड़ाई कर सके हैं, मिट्टी चढ़ानी पड़ेगी इसमें। और फसल की खुदाई भी भाई जब भी जड़ों की खुदाई की जो अवस्था है वो किस्म पर निर्भर भी करे है। देसी किस्में टाइम तक पक जाए हैं और यूरोपियन जो है बाद में तैयार हुआ है। जड़ों की मुलायम अवस्था में खुदाई करनी चाहिए। देसी किस्में 100 से 130 दिन में, यूरोपियन 60 से 70 दिन में आमतौर पे तैयार हो जाए हैं। और एक बात का और ध्यान रखें प्रीतम भाई के जो धुलाई है छटनी है वो जरूर कर ले। मशीनें आ रही हैं, मशीनें आ रही हैं। जिन भाइयों द्वारा मशीन नहीं है वो भाई जो है जड़ों की मिट्टी जो है वो अच्छी तरह हटा के ही आप अगर मंडी में ले जाए तो उसका जो दाम है वो आपने चोखा मिल सके। और भाई ये बात लोकगीत की बिल्कुल जी। ओ काम जरूरी से मजबूरी ओ करके बंद सकूल गुरुजी मेरी गले होलिए। काम जरूरी से मजबूरी करके बंद सकूल गुरुजी मेरी गले होलिए। काम जरूरी से मजबूरी करके बंद सकूल गुरुजी मेरी गले होलिए। दुर्योधन के संग दाए दादा दुर्योधन के संग दाए ओ करण दुशासन मामा सुगनी गौवर्ण खातर आए। मैं कर चढ़ाई छेड़ लड़ाई आए उड़े गगन में धूल गुरुजी मेरी गले होली। काम जरूरी से मजबूरी करके बंद सकूल गुरुजी मेरी गले होली। काम जरूरी से मजबूरी करके बंद सकूल गुरुजी मेरी गले होली। उस लड़न गया बाप मेरा उन तक रदल चढ़ आया पापियों ने जुल्म करा। वो अत्याचारी बड़े बलकारी वो रहे प्रेम टूले गुरुजी मेरी गले होली।
काम जरूरी से मजबूरी करके बंद सकूल गुरुजी मेरी कहले होली काम जरूरी से कबूल गुरुजी मेरी कहले होली जरूरी से मजबूरी करके बंद सकूल गुरुजी मेरी कहले होली जरूरी से छत्री का राम स्वरूप का याद करवा गौ ब्राह्मण साधु की खतर जान चलित जाके परवा कटा के गऊ छोटा के शीश कटा के गऊ छोटा के ओ जा खुबात वसूल गुरुजी मेरी कहले होली काम जरूरी से मजबूरी और भाई ये थे रणवीर सिंह और साथी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 8 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान में ये बढ़कर रिकॉर्ड 314.51 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 में ये बढ़कर 333.25 मिलियन टन हो गया। किसानों की कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई। प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को भी ले आते हैं, गेहूं को भी ले आते हैं, सरसों को भी ले आते हैं। बातें हमारे जो खेल चल तो बढ़िया। अब तक 11.37 करोड़ से भी ज्यादा पात्र किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। हमने 1800 रुपये प्रीमियम भरा था। अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपये मुझे प्राप्त हुआ। अब तक 10.69 करोड़ से ज्यादा आवेदक किसानों को 1,18,195 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान की उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 991 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद हुई। 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व धान की फसलों की रिकॉर्ड खरीदी हुई, जिससे 1.75 करोड़ से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है।
AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है। 313.58 लाख से भी ज्यादा नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया। ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। 10,000 से ज्यादा नए FPO का गठन और उसका संवर्धन किया जा रहा है। मैं FPO का डायरेक्टर हूँ। मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर और 3,02,000 रुपया सरकार दी है। उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया हूँ। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाले फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है। हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है। लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है। कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 8 साल शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल। अनिल भाई, मौसम क्या कह रहा है? किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 23.0 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 97 और 65% रही। हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। तो 28 सितंबर तक मौसम परिवर्तनशील परंतु खुश्क रहने का अनुमान है। हवा की गति सामान्य रहने, आसमान बिल्कुल साफ रहने तथा अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी आने का अनुमान है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों, नमी की मात्रा अधिक होने के कारण फसलों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां व कीड़ों की संभावना हो सकती है। आप अपने खेतों की निरंतर जांच करते रहें। धन्यवाद। तो भाई, ये आपने मौसम की जानकारी सुनी है और अगली हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बात जो चल रही है मोटे अनाज की। जी। और नीति आयोग ने जो है संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर करे हैं और इस साझेदारी के तहत जो है मोटे अनाज को मुख्य धारा में लाने का ध्यान दिया जाए। जी। और इसमें जो है ज्वार की जो ज्वार है, बाजरा है, इनकी फसलों के लिए जो है उनको बढ़ाने के लिए उसका प्रचार भी है, संवर्धन भी है और जगह जगह सेमिनार इस तरह के कार्यक्रम जो है किए जा रहे हैं। तो किसान भाई भी मोटे अनाज की तरफ, उसकी खेती की तरफ जो है जरूर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल जी। और इसके साथ साथ जो है एक और चर्चा करेंगे मधुमक्खी वंशों की देखभाल के बारे में। लेकिन पहले
आप कल के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा जिक्र करो। और भाई कल दिन मंगलवार है तो जड़ाली फसल आलू की बिजाई के बारे में हम फोन इन कार्यक्रम कल करेंगे। विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में होंगे डॉक्टर जैन भाटिया। तो जो किसान भाई आलू की फसल जड़ाली की जो है वो लेना चाह रहे हैं तो वो फ़ोन करके उनसे बातचीत कर सकेंगे। बिरड देखी है आपने? देखी है। मधुमक्खी भी देखी है? हाँ देखी है। दोनों में अंतर क्या है? बस बिरड जब काटे है ना वो तो कुछ और ही करते हैं और वो पौधों पौधों भी होती है। मधुमक्खी पाली जाए। मधुमक्खी पाली जाए जी। तो फिर उसे का जिक्र करेंगे आज। बिरड का ना मधुमक्खी का। बिरड तो कुछ देते नहीं। बिरड नहीं देते। हाँ तो मधुमक्खी जो है वो शहद के लिए जो है वो हम आपने देखा होगा कई जगह जो है हम डब्बे रखे हैं और वैसे भी शहद का जो है हम मुख्य उद्देश्य जो है वो शहद निकालने का वो है। इसलिए जो है मधुमक्खियों की जो संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा जो है बढ़ोतरी करना, प्रतिकूल मौसम में जो है वंशों को कमज़ोर होने से बचाने के लिए हमने कई प्रबंध जो है वो करने पड़े। लेकिन मतलब आज हाँ क्योंकि भाई 12 मासी ये अब फसलें लेनी पड़ रही हैं। ऐसे ही ये भी मधुमक्खी पालन भी 12 मासी चाहिए जी। और कुछ ऋतु इसी है जिसमें आसानी से अपना गुजारा कर ले हैं, लेकिन फिर एक ऋतु इसी भी आवे है जिसमें भाई रोटी का भी संकट हो जाए। बिल्कुल हो जाए। तो और आजकल के जो आप देख रहे हो हालात जो है बारिश हो रही है। हाँ बरसात वाला जो मौसम है भाई इसमें तो ये भी खबर आ रही थी कि भाई जमुना में भी पानी आ गया, बाढ़ आ रही है। तो इसमें तो डांगरा के उसका भी दिक्कत है। बिल्कुल। तो ऐसे उसमें जो है तेज बौछारें या फिर आंधी, ये जो मधुमक्खी के बक्से हैं ना नील भाई जी, उन खातर जो है ठीक नहीं है, उससे बचाव करने की जरूरत है। और इन दिनों में यानी कि बरसात के मौसम में जो है बक्सों के अंदर हवा का जो आवागमन है वो सुनिश्चित हमने करना है। और बरसात और तेज हवाएं अगर चल रही हैं तो बक्सों को हमने देखते रहना चाहिए। कुछ टाइम के बाद जो है बक्सों की सफाई जो है वो भी ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे जो है अब जो है फूल खिलने शुरू हो जाएंगे तो ऐसे में जो है मधुमक्खियों के वंशों को जो है हम कृत्रिम भोजन दे के भी उनको जो है उनकी वंश वृद्धि में जो है बढ़ोतरी कर सकें, ताकि जो कृत्रिम भोजन तो भाई देना ही पड़ेगा क्योंकि देना पड़ेगा और कोई जुगाड़ नहीं है क्योंकि जो रानी मधुमक्खी है वो ज़्यादा से ज़्यादा अंडे देना शुरू कर दे जी। और कुछ वंशों को तो नई रानी दे के भी शक्तिशाली बनाया जा सके है और इससे ये वंश जो है जल्दी से जो है नरों का पालन करते हैं। और वंशों का जब टूटना हो जाए, विभाजन का समय हो जाए तो उससे पहले जो है ये करा जा सके जी। और इस प्रकार से जो है जो बसंत ऋतु है जो अच्छी अवस्था में जब आ जाए तो यो विभाजन जो है सरसों के जब फूल खिले हैं तो उनके ख़त्म होने से पहले यानी कि 3-4 हफ्ते पहले जो है हमने कर देना चाहिए। हाँ तो अनिल भाई क्योंकि मधु परागण ये लेने के लिए मधुमक्खियां हम पाले हैं जी। और एक तरह का कृषि उद्योग ही है ये भी। हाँ बिल्कुल उद्योग है। इसके फूलों के रस को मधुमक्खियां जो हैं वो फूलों के रस को शहद में बदलते हैं, छत्तों में जमा कर देती हैं जी। तो भाई वैसे तो जंगलों में भी मधु एकत्र करने की परंपरा लंबे समय से रही थी, लेकिन अब वो लुप्त हो रही है भाई। लेकिन बाजार में शहद की मांग है। वो बड़ी चीज़ों में इस्तेमाल होता है और इसलिए मधुमक्खी पालन एक लाभदायक और आकर्षक जो है उद्यम के रूप में स्थापित हो रहा है। और इसके जो उत्पाद है उसमें शहद और मोम दोनों बड़े जरूरी हैं और इसके भाई घने सारे लाभ हैं। एक तो भाई इसके जो पुष्प रस हैं या पराग हैं इनका सदुपयोग हो सके है आय बढ़ाने में भी और स्वरोजगार को बढ़ाने में भी। और इसके अलावा जो है जो शहद है उसको जो है हम कई खाद्य पदार्थों में भी इस्तेमाल करें हैं। और इसके साथ साथ जो कॉस्मेटिक जो सर्जरी कॉस्मेटिक जो प्रसाधन है जैसे जो भी
औरतें जो है वो औरतें भी आदमी भी सारे जो भी आजकल तो हाँ वो तो उनके हमारी लिए चमड़ी को ठीक रखने के लिए बच्चों को हम खांसी में और में कितनी चीज़ों में शहद मिला के दे हैं। रॉयल जेली है, इससे बने हैं, मोम का उत्पादन है, इस डाल की चीज़ें। और भाई एक बिना अतिरिक्त खाद बीज और सिंचाई के या फिर जो है निराई गुड़ाई के मात्र मधुमक्खी के मौन वंश को फसलों के खेतों और मेड़ों पे रखने से जो मधुमक्खी उत्पादन है, जो शहद उत्पादन है वो लिया जा है। इसमें 1.25 से 1.5 गुना उपज में बढ़ोतरी होती है। फसल, सब्जी और फलोद्यान में भी अगर हम मधुमक्खी ले रहे हैं। और इसके अलावा मधु जो है यानी शहद का नियमित सेवन करने से तपेदिक, अस्थमा या फिर कब्ज या फिर खून की कमी या जो रक्तचाप की बीमारी है जिन्हें बीपी कहते हैं आजकल, इसमें भी आराम मिले है। प्रीतम भाई आप लुखा तो नहीं खाते ना? दे चम्मच ना लुखा नहीं, लेकिन उसको एक इसका जो है एक सेवन जब भी आप करें तो जब भी आप ले रहे हैं तो एक दवाई के रूप में ले, दवाई के रूप में। और भाई मधुमक्खी पालन में कम समय, कम लागत और कम ढांचागत पूंजी निवेश की जरूरत होती है। बिना जो जमीन वाले भाई हैं वो भी कर सके हैं। कम उपज वाले जो खेत हैं उसमें शहद और मधुमक्खी के मोम का उत्पादन करा जा सके है। और भाई दूसरा कोई भी उद्यम आप कर रहे हो उससे इसकी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं कोई भी इसकी मतलब आपस में कोई ना, आप ये भी कर लो और वो भी कर लो, साथ साथ हो सके हैं। और भाई एक व्यक्ति भी कर सके है चाहे तो, और समूह भी कर सके है। और भारी मांग है शहद की भी और मोम की भी। और शहद जो है वो एक स्वादिष्ट और पोषक खाद्य पदार्थ है। और दूसरी जो हमारी फसलें हैं उनसे आसानी से मधुमक्खी अपना भोजन बना लेती है, जिसमें फूल वाले पौधे हैं और सूरजमुखी है या फिर दूसरी जो सरसों है और है, दूर दूर तक जाके अपना भोजन वो बना लेती हैं। तो जो भाई स्वरोजगार के लिए इसको लेना चाहते हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर सकें। कार्यक्रम के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। अनिल भाई लेवा भाई से जा बिल्कुल इशारा कर रही है घड़ी के भाई कार्यक्रम का समय जो है समाप्त होने जा रहा है। अच्छा भाइयों, राम राम।